हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सबको पता है कि हम 78th बीपीएससी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के 24 सेट्स हमने कवर कर लिए हैं। सेट्स आई मीन जो भी टॉपिक्स एंशिएंट हिस्ट्री के हैं वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट का वीडियो जो है वो हमने रिवीजन वीडियो भी स्टार्ट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने स्टार्ट किया है मिडिवल हिस्ट्री का ऑलरेडी 2 वीडियो हमने कंप्लीट किया है। ये थर्ड वन है और ये सिर्फ 70th बीपीएससी के लिए नहीं, बाद बाकी हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो एक एग्जाम में पूछा जाता है वही दूसरे एग्जाम के लिए भी रहने वाला है, बस क्वेश्चंस अलग होते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण हुआ कभी था? तो ये हुआ था 712 ईस्वी में। आक्रमण के कारण का मुख्य उद्देश्य क्या था? आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था लूटपाट करना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इससे पहले वाले टॉपिक में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ इस्लाम धर्म, वो हमने कंप्लीट करा था। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि एक क्रिस्टल क्लियर आगे की जो भी आपकी थ्योरी होगी वो होगी। अरब शासक कौन था उस वक्त? मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको प्लीज आप पेन डाउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले आपको कोई भी वीडियो बार बार देखना ना पड़े, आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो। वैसे इन सारे के सारे नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन कासिम। यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था और मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति के साथ साथ दामाद भी था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 712 ईस्वी में अल हज्जाज ने कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कभी फ्रेंड्स? 712 ईस्वी में। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के आरंभिक काल में उम्मयद खिलाफत का एक अरब सिपाह सलाहकार था और उसने 17 साल की उम्र में ही भारतीय उपमहाद्वीप पर किया था। उसको हमला करने के लिए भेजा गया था। कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था और वह अल सकीफ काबीले का एक सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे। उनके देहांत के बाद उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे पाला पोसा था और उसने हज्जाज की बेटी जुबैदाह से शादी कर ली थी। फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया था और कासिम के अभियान को हज्जाज कूफा नामक शहर में बैठकर नियंत्रित करता था। ठीक है, हज्जाज कौन था? उसके पिता का भाई था और कूफा नामक शहर में बैठ के उसको नियंत्रित कर रहा था कासिम के अभियान को। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो स्टार्ट होता है। मोहम्मद बिन कासिम को मकरान के राज्यपाल मोहम्मद हारून की ओर से पत्थर फेंकने के लिए प्राचीन युग के यंत्र भी मिले थे जिनसे मध्यकाल में तोपखाने का काम लिया जाता था। ओके, तोपखानों का काम लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के वक्त सिंध का शासक कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये था दाहिर। रावण का युद्ध डेट पूछा जाता है 20 जून 712 ईस्वी को और यह युद्ध हुआ किसके किसके बीच था? तो यह युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में। इस युद्ध में कौन हारा? तो दाहिर हारा। ऑब्वियसली जीता कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट देखते हैं, दाहिर के पुत्र ने जस्ट अ मिनट यस दाहिर के पुत्र व ब्राह्मणवाद के राजा जय सिंह को हराकर कासिम ने इस पर भी कब्जा कर लिया था। और आते हैं फिर 713 ईस्वी में। 713 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर कासिम ने बहुत सारा धन प्राप्त किया और इसका नाम स्वर्ण नगर रखा। किसका नाम? मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर रखा। किसने रखा? तो कासिम ने रखा। कब रखा? 713 ईस्वी में। ऐसे अगर हम तोड़ के पढ़ेंगे ना तो हमें किसी भी एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम नोट्स ही उस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स, राइट, कि कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ से हमें कवर कर लेना है।
भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी जो है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत जचनामा नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये सारा का सारा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है कि कहाँ से क्या प्राप्त होता है, मध्यकालीन स्रोत कौन कौन से हैं, किसके द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक थी, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है और चचनामा ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई। और फ्रेंड्स, इन सारे के सारे वीडियोस को, सारे के सारे फैक्ट्स को आप तक लाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं हमारे। अगर प्लीज़ हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट हमें दिखाइए। और अगर कोई भी कमी नज़र आती है, आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई कमी है, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो में आपको उसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। कुछ दिनों से मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ्स नहीं डाल रही थी, आई एम सॉरी फॉर डैट, लेकिन वो सारे के सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अब अवेलेबल मिलेंगे। बस 1 से 2 दिन में सारी की सारी चीज़ें आपको अपडेट दिख जाएंगी वहाँ पे। अरब आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव। अरबों के माध्यम से भारत में सिंध के माध्यम से इस्लाम का प्रवेश हुआ था। किसके माध्यम से? तो अरबों के माध्यम से। राजनीतिक दृष्टि से अरब आक्रमण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अरब लोग भारत में सिंध से आगे बढ़ ही नहीं पाए थे। अपने अल्पकालिक भारत प्रवास के दौरान मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कोई ठोस प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया था, और मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सैनिकों को गवर्नर की भांति नियुक्त किया था। ठीक है, यहाँ पे अरबों के आक्रमण के समय भारत का कोई महत्वपूर्ण भाग मुसलमानों के हाथ में नहीं लगा था, और अरबों ने भारत की राजनीतिक और सैनिक शक्ति को नहीं तोड़ा, क्योंकि भारत के किसी भी शक्तिशाली राज्य से उनका युद्ध बिल्कुल नहीं हुआ था, तथा सिंध की विजय ने मुसलमानों के लिए भारत विजय का मार्ग नहीं खोला। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। अरबों ने पहली बार भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की, और एक बड़ी संख्या में भारत के एक देश में हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, और अरब तथा इस्लामी संसार से भारत का निकट परिचय कराया गया, इसमें संदेह नहीं है। तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलता है। फर्स्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया, परंतु अरब आक्रमण का प्रभाव यहीं तक सीमित रहा, और इस कारण उसका कोई गंभीर राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। अब हमें यहाँ से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं, लाइक अरब आक्रमण का धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा, न्यायिक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो हम रिवाइज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? अरब का धार्मिक प्रभाव से। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय के दौरान अरबों ने धर्मांधता का परिचय दिया और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया। ओके, ये तो हमने प्रीवियस फैक्ट्स में देख लिए हैं। सिंध विजय के पश्चात अरबों को भली भांति समझ में आ चुका था कि स्थानीय सहयोग के बिना थोड़े से अरबों के बदौलत सिंध में शासन नहीं किया जा सकता है। अतः सिंध विजय के पश्चात अरबों ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। मिस्र और सीरिया में इस्लाम के प्रसार के बाद दमिश्क के खिलाफ वालिद वन ने अरबों को अपने भारतीय मिशन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे दी थी, और इसके अलावा इस्लाम के अनुयायी भारत के हिंदुओं की मूर्ति पूजा प्रथा के खिलाफ उस खिलाफ पढ़ चुके थे। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स है, उसको आप कवर कर लेंगे। न्यायिक प्रभाव क्या पड़ा था? तो जो काजी नियुक्त किए गए थे न्यायिक कार्यों हेतु, और काजी लोग जो हैं ये ब्राह्मणों के सहयोग से न्यायिक कार्यों का संपादन करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत के सिंध में जजिया कर लागू किया था। तो सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस पार्ट में? तो भारत के सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लागू किया गया था। ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था? तो अरब आक्रमण का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो आर्थिक प्रभाव था, जिसमें
प्रारंभ में भारतीय शक्ति जैसे गुर्जर प्रतिहार शासकों, राष्ट्रकूट शासकों ने अरब से संघर्ष किया था। ये सारा हमने कहाँ देखा है? मिडिवल हिस्ट्री के लास्ट के वीडियोस में, वो आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन शीघ्र ही आर्थिक महत्व देखते हुए भारतीयों ने अरबों से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। अरबों से अच्छे संबंध की बदौलत ही भारत का पश्चिमी व्यापार अरब सागर होकर लंबे समय तक जारी रहा। तो अगर होल एंड सोल देखा जाए तो आर्थिक प्रभाव जो है वो अरबों के आक्रमण से भारतीयों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? तो अरब आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलू ही था, और अरबों ने भारत से गणित, दर्शन, ज्योतिष सहित ज्ञान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। किससे? अरबों ने प्राप्त किए भारत से। दशमलव पद्धति तथा अंक पद्धति की जानकारी अरबों ने भारत से ही प्राप्त की, और अरबों ने अनेक ज्ञान विज्ञान से संबंधित ग्रंथ अपने साथ ले गए और उसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अरबों ने बगदाद में बैतूल, जिसको आप हिकमत कहते हैं, जो क्या है, ये ज्ञान गृह नामक संस्था है, उसको स्थापित किया, जहां भारतीय ज्ञान विज्ञान से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया जाता था और उसका अरबी में अनुवाद कार्य होता था। अरब लोग भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र के ग्रंथ जैसे ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य को भी अपने साथ लेकर गए थे, और ऐसा उल्लेख मिलता है कि बगदाद के खलीफा मसूद के समय इन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद अल्फजारी नामक अरब विद्वान ने भारतीय विद्वानों की सहायता से किया था। तो ये अगर नाम आता है तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें देखना है तथ्य के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस वीडियो से रिलेटेड है वो देखेंगे। चचनामा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार कासिम ने जब राजा दाहिर सेन की बेटियों को उपहार बनाकर खलीफा के लिए भेजा, तो खलीफा ने इसे अपमान समझकर कासिम समझा, और कासिम पहले ही इनकी इज्जत लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेजा है, ये अपमान समझकर इन्होंने इसको जाने दिया। ऐसा समझकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर वापस दमिश्क मंगवाया, और उसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो कैसे मृत्यु हुई ये आपने देख लिया। लेकिन बाद में खलीफा को पता चला कि दाहिर सेन की बेटियों ने झूठ बोला, तो उसने तीनों बेटियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। वह दूसरी घटना में ईरानी इतिहासकार बलाजुरी के अनुसार कहानी अलग थी। इनका क्या मानना था? नया खलीफा हजाज का दुश्मन था, और उसने हजाज के सभी सगे संबंधियों को सताया था। हजाज कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम का चाचा। बाद में उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलवाकर इराक के मूसूल शहर में बंदी बनाया, और वहीं उस पर कठोर व्यवहार और पिटाई की गई, जिसके चलते उसके प्राण चले गए। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था, और ये ब्राह्मणों पर लागू नहीं था। सर्वप्रथम मोहम्मद कासिम ने सिंध के क्षेत्रों में जजिया कर वसूला था, जो हमने ऊपर देख लिया है। इस कर से बच्चे, अपाहिज, साधु संत, ब्राह्मण एवं महिलाओं को मुक्त रखा गया था, और ये काफी एक अच्छा पहल था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रचलन किया। किस क्षेत्र में दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ? तो सिंध क्षेत्र में। और किसने करवाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने करवाया। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में किस स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये दिनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अरब के लोग भारत को क्या कहते थे? हिंदुस्तान कहते थे, और भारत से ही उन्होंने अंक पद्धति, दशमलव पद्धति सीखी। अतः इस पद्धति को इन्होंने हिंदजा का नाम दिया। ठीक है, जिस पद्धति को उन्होंने हिंदुस्तान से सीखा था उस पद्धति को अंक पद्धति, और दशमलव पद्धति को इन्होंने किसका नाम दिया? हिंदजा का नाम दिया। और यूनानियों ने अरब के लोगों से अंक पद्धति व दशमलव पद्धति को सीखा, व इसे अरेबियन या अरेबिक न्यूमेरिकल्स का नाम दिया। ओके। मोहम्मद बिन कासिम ने विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को अरबी में अनुवाद करवाया, और इसको कहते क्या है?
तो ये पंचतंत्र का जो अरबी में अनुवाद हुआ उसको कहते हैं कलीला दमना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है वन लाइनर में। ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्यवाद भी नाम है इसका। इसका अरबी में अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से किया गया। किसने किया? तो ये किया अल फाजरी ने। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम क्या है अगर पूछा जाए तो? माफ कीजिएगा, ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम पूछा जाए तो क्या है? ये है इल्म उल साहिब। ओके। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताबुल जिज का रचना किसने किया? तो इसकी रचना की अल फाजरी ने। अब ये पूछा जा सकता है कि किताब उल जिज जो है ये किसकी रचना है या किससे रिलेटेड बुक है, किससे रिलेटेड रचना है? तो ये खगोल शास्त्र से रिलेटेड रचना है। किताब फुतुल अल बलदान का लेखक कौन है? तो ये है बिलादुरी। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है। मीर मासूम द्वारा लिखित ग्रंथ तारीख सिंध तथा मासूम ए सिंध से भारत पर किए गए अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं मुल्तान आदि को जीता किंतु वो अधिक आगे नहीं बढ़ सका। ये आज के हमने इस वीडियो में देखा है। आज का ये वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है और आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या रिवाइज किया है वो हम एक बार देख लेते हैं। हमने रिवाइज किया है जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक न्यायिक और धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा अरबों के आक्रमण का। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने देखा और इससे पहले के वीडियोस में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया था कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इस्लाम के 5 प्रसिद्ध स्तंभ के बारे में हमने देखा। ये सारी चीज़ें हमने फैक्ट्स देखी हैं और साथ ही साथ हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट जो किया था वो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है, मध्यकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने अच्छा खासा पूरा जो पॉइंट्स है वो रिवाइज किया। आगे का जो वीडियो आने वाला है उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे भारत पर तुर्की का आक्रमण, जिसमें हम देखेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में, सोमनाथ में जो लूटपाट मचा था वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे मोहम्मद गजनी के प्रमुख आक्रमण किस पे हुआ था, किसने जीता, किस हिस्ट्री में हुआ था, क्या उसका निष्कर्ष निकला, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो अगेन आई एम सेइंग कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए है वो जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।